नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। ये करंट अफेयर्स का सेशन है। हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी मई महीने की पढ़ ली है। ये आज का तीसरा वीडियो है जो हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आज क्या क्या है खबरों में हम आपको बताते हैं कि एक करके। उसके पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, और आप जो पहले से इसे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं वो ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है, अपने दोस्तों में, या जो भी स्टूडेंट जिनके लिए करंट अफेयर सेशन इंपॉर्टेंट होता है। हमारे हिसाब से जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा होगा उसके लिए करंट अफेयर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी यह बात है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मई महीने का तीसरा वीडियो है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 2 खगोलीय घटनाएं कब घटित हो रही हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपरमून, मतलब कि टोटल लूनर इक्लिप्स, ठीक है, और सुपरमून, ठीक है ना। ये कब घटित हो रही हैं? ये क्वेश्चन अभी क्या कहते हैं 2 दिन पहले की खबर है। और देखा जाए तो हमारे यहाँ इसके पहले 2019 में ये इंसिडेंस हुआ था। तो दूसरी साल बाद ये इंसिडेंस जो है टोटल लूनर इक्लिप्स और सुपरमून की फिर से आ रही है। तो क्या है, कैसे चीज़ें बनी, आइए इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सुपरमून के बारे में आप समझ रहे होंगे। सुपर का मतलब नाम से ही पता है कि कहीं ना कहीं बड़े की बात हो रही होगी, ठीक है ना, सुपरमून। अब इसको बेहतर समझने के लिए हम आपको कुछ बातें समझाते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग आए तो आई होप मैं आपको अलग से स्लाइड में समझा देता हूँ। जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए ये सन है, तो अब इस सन के चारों तरफ जो है बहुत सारे ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं। इन्हीं जो ग्रह इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उन्हीं में जो है वह एक हमारा अर्थ भी है। और हमारे अर्थ के भी चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये सन के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वैसे ही एक जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है वो है मून, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक सन है, ठीक है। जैसे मानिए ये एक सन है, ये यहाँ पे पृथ्वी है और ये यहाँ पे मून है। तो ये मून का जो है ये इसके अराउंड, मतलब ऐसे घूमता रहता है। जहाँ पृथ्वी रहेगी पृथ्वी के ही चारों तरफ मून घूम रहा होगा, और जबकि ये पृथ्वी जो है ऐसे करके पूरा सन का चक्कर लगा रही होगी। बात इतना समझ रहे होंगे, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है। तो अर्थ पे जब मून ऐसे सराउंड कर रहा होता है तो 2 कंडीशंस बनते हैं। एक तो जिसे आप बोलते हैं अपोजी और एक आप बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे पेरिजी और अपोजी 2 कंडीशंस मैंने शो कर रखी हैं। यहाँ पे ये पेरिजी है और ये अपोजी है। तो जब यहाँ पे कंडीशन है, जैसे मान लीजिए ये वाला अगर पेरिजी है, पेरिजी का मतलब पी से याद रखिएगा, पी से पास में, ठीक है ना। और अपोजी का मतलब होता है दूर में। चूंकि हमारा जो पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है वो कोई सर्कुलर तो है नहीं पूरी तरह से, तो जिसकी वजह से वो कभी जो होता है वो पृथ्वी के नज़दीक होता है और कभी पृथ्वी से दूर होता है। तो जिस समय वो पृथ्वी से दूर होता है तो उस समय सिचुएशन जो बनती है वो अपोजी की बनती है, और जब वो नज़दीक होता है तो किसकी बनती है, पेरिजी की बनती है। अब इतना बात समझिए कि जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के पास में होगा, तो पृथ्वी के पास में होगा तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और जब वो दूर होगा, अपोजी की स्थिति में होगा, तो कहीं ना कहीं छोटा दिखेगा। ये कुछ वैसे ही हालात है जैसे कि एरोप्लेन अगर हमारे ऊपर से जाती है तो हमें ऊपर से वो बहुत छोटी दिखती है, जबकि वो तो हम लोग के जैसे बहुत सारे आदमी उसमें बैठे होते हैं, मतलब वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जब नज़दीक से जाती है तो वो उसके कंपैरिजन में बड़ी दिखती है। तो ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, जब कभी भी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी अवस्था में होता है तो वो फुल मून बनवाता है, ठीक है। उसे ही हम लोग सुपर मून कहते हैं। अब इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। जब सुपर मून की स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे सुपर मून जो होगा वो पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक होगा मून, तो वहाँ पर उसमें लाइट भी ज़्यादा दिखेगी और कहीं ना कहीं उसका साइज भी बड़ा दिखेगा। तो अगर ये वाली स्थिति को देखा जाए तो ये सुपर मून की स्थिति है, जहाँ पे सुपर मून क्या होता है, 14% बड़ा दिखता है नॉर्मल मून से, और 30% ब्राइटर दिखता है, 30% ज़्यादा वो चमकीला दिखता है, ठीक है। तो जब सुपर मून की स्थिति होती है तो कब होता है, वो एक्चुअली पेरिजी में होता है, जब चंद्रमा पास में होता है
और उस समय कितना अधिकतम चमकीला होता है, तो 30% अधिक चमकीला होता है। कितना ज़्यादा बड़ा होता है नॉर्मल स्थिति से, तो 14% बिगर होता है। ठीक है। अपोजी में क्या होता है, अपोजी में चंद्रमा दूर रहता है तो कहीं ना कहीं माइक्रो मून होता है। माइक्रो मून का मतलब छोटा मून होता है। ठीक है, मतलब दूरी से दिखता है। अब अभी बातें क्लियर नहीं हुई। अभी आज यहाँ पे हम लोग एक और चीज समझेंगे और वो है ब्लड मून, सुपर ब्लू मून। ठीक है, या सुपर ब्लड मून किसे कहते हैं हम लोग इसको समझेंगे। ब्लड के नाम से ही क्लियर है कि मून कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ब्लड मून की बात इससे देख रहे होंगे तो ये ब्लडिश कलर का मतलब रेडिश कलर का जो है वो दिख रहा है। चलिए, अगर हम लोग देखें तो ये हमारे सन की और अर्थ की और मून की मान लीजिए स्थिति है। ये सन है और ये हमारा अर्थ है और ये मून इसका चक्कर लगा रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, ये पेरिजी की स्थिति है और ये किसकी है, अपोजी। पेरिजी मतलब पास में, सीधी सीधी बात ऐसे समझिए। जब नजदीक होगा तो पेरिजी होगा और जब दूर होगा तो अपोजी होगा। वो मैंने पढ़ाते समय इधर उधर करने से मतलब इतना याद रखिएगा कि जब स्थिति क्या होगी, पास होगी चंद्रमा की तो पेरिजी बनेगा और जब दूर होगी तो क्या बनेगा, अपोजी बनेगा। तो अब ये मान लीजिए इस एक लाइन में आ गया है। तो जरा सा समझिए कि अगर मून यहाँ पे होता तो मून पे तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती, लेकिन मून अभी यहाँ पे तो नहीं है। मून की स्थिति कहाँ पे बनी हुई है, मून की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अब थोड़ी सी बात को समझिए, ये जो सूर्य से लाइट मिल रही है अर्थ को, सूर्य से जब अर्थ पे लाइट मिलती है तो ये लाइटें यहाँ से डिफ्लेक्ट करती हैं। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है परावर्तन होता है उनका। परावर्तन किस वजह से हो सकता है, वो डिफ्लेक्शन जो होता है वो मेन रीजन होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कण होते हैं, पोल्यूशंस होते हैं ना। अब इसकी वजह से जब ये डिफ्लेक्शन होता है तो बहुत सारी लाइटें जो होती है वो ऐसे ऊपर चली जाती हैं, बहुत सारी ऐसे चली जाती हैं और नॉर्मली कुछ लाइटें ऐसे चली जाती हैं। बात समझ पा रहे हो? इन्हीं को हम लोग ब्लू लाइट बोलते हैं। ये ऊपर चली जाती हैं, ब्लू लाइट होती हैं डिफ्लेक्शन की वजह से। और कुछ ऐसी होती हैं जो यहीं पर डिफ्लेक्ट करके कुछ इस डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो यहां पर चंद्रमा के ऊपर डायरेक्ट लाइट तो नहीं पड़ रही है। डायरेक्ट लाइट देखी जाए तो डिफ्लेक्शन ऊपर चली जा रही है, कुछ ऐसी स्थिति बना दे रही है। लेकिन कुछ लाइटें डिफ्लेक्शन की वजह से, परावर्तन की वजह से क्या होती है, यहां से डिफ्लेक्ट करके इस पे चली जाती हैं, मून पे। और जब लाइटें वे बदलती हैं, रास्ता बदलती हैं, तो वो रेडिश कलर में हो जाती है। यही कलर कारण होता है जब जिस समय सूर्योदय हो रहा होता है तो डिफ्लेक्शन की वजह से ही उसकी जो लाइट होती है वो रेडिश कलर की होती है। तो जब ये डिफ्लेक्ट करेगी सूर्य की रोशनी तो ये रेडिश कलर की होगी और रेडिश कलर जाके कहाँ पड़ेगा, वो मून पे पड़ेगा और फिर ये मून कैसा दिखने लगेगा, रेड कलर का दिखने लगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो उसे हम लोग ब्लड मून की स्थिति बताते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किस वजह से डिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो वो पार्टिकल्स की वजह से होता है। पोल्यूशन, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनकी वजह से, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है। ये देखिए, और यहाँ पे वही चीज समझाई गई है। यहाँ से रोशनी आती है तो कुछ तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाती है ब्लू रेज के रूप में, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाती हैं और कुछ जो है ऐसे डिफ्लेक्ट करती हैं। अब जो ऐसे डिफ्लेक्शन नीचे की ओर मुड़ रही हैं ये रेडिश हो जाएंगी, लाल कलर की हो जाएंगी और ये जिस भी पोर्शन पे मून के पड़ेगा वो मून भी कैसा हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड मून की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी गया, ब्लड मून एक टर्म है। ठीक है ना, जब क्या कहते हैं लूनर इक्लिप्स के समय मून कैसा हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, रेडिश ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड मून की स्थिति बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे नासा ने भी क्या कहते हैं क्लैरिफाई किया है कि 26 मई को जो है वो ब्लड मून की स्थिति बनेगी। ठीक है, अब नासा से इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ली ही जाती है, हम लोगों ने भी वहीं से ली हुई है, तो आपके लिए ये स्थिति दिखाने के लिए ऐसा किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे कहा गया साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को बुधवार को लगेगा। यह एक खास खगोलीय घटना होगी क्योंकि यह सुपर मून भी है, चंद्र ग्रहण भी है और ब्लड मून भी है। अब चंद्र ग्रहण कैसे, देखो यहां से जब लाइट वहां पे नहीं जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा कि नहीं होगा। और ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड की वजह मतलब वो रेडिश लाइट जाने की वजह से वो कैसा मून हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लड मून हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपने 2-3 नए टर्म भी समझे होंगे। एक पेरिजी क्या होता है, अपोजी क्या होता है। आपसे डायरेक्ट यह प्रश्न पूछ लेता है किस स्थिति में चंद्रमा सबसे नजदीक होता है, तो वो पेरिजी की स्थिति में होता है। किस स्थिति में दूर होता है, तो वो अपोजी की स्थिति में होता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके क्वेश्चन के आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या था, वो था कि हाल ही में खगोलीय घटनाएं घटित हो रही हैं, कब होंगी। ठीक है, तो 26 मई, ठीक है, कहीं पे है, हाँ 26 में
वेट अ मोमेंट। हाँ, तो 26 मई को जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में रयान एयरलाइंस के विमान को जबरन उतारने की घटना की निंदा हो रही है? तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा देश है जहां पे एक एयरलाइन है, उस एयरलाइन का नाम है रयान एयरलाइंस, उसको जबरदस्ती उतरवा दिया गया है। तो ऐसा कौन सा देश है, इसको पूरा समझेंगे। वैसे इसका आंसर तो आसान है, आप बेलारूस आंसर कर सकते हैं, लेकिन जो है आप इसको बेहतर समझने के लिए पूरी की पूरी स्टोरी को समझिए। देखिए इनके बारे में, देखिए ये इनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये जो है एक बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। ये बेलारूस प्रेसिडेंट बहुत दिनों से है, मतलब जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि जब से बेलारूस की स्थिति नॉर्मल हुई है और जब से वो रिपब्लिक बना है तब से लेकर के ये लगातार राष्ट्रपति ही बने रहे हैं। और अगर कोई इनका प्रतिद्वंदी खड़ा भी होता है तो वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है। ये कुल जनसंख्या का 80% वोट ले लेते हैं और ये जीत जाते हैं। तो आज तक ये लगातार 1997 से जो है वो हमेशा वहाँ के प्रेसिडेंट ही बने रहे। अब इनके बारे में एक दूसरा फेस आपके सामने है, इनको भी समझ लीजिए। अब चूंकि वहाँ पे क्या कहते हैं इसी प्रेसिडेंट का ही जो क्या कहते हैं लुकाशेंको हैं, इन्हीं का ही पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप है, तो इनके विरुद्ध जो है कोई राइटिंग नहीं करता। इनके विरुद्ध पत्रकार जो है भी लिख नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे पत्रकारिता भी जो है वो एक तरह से बैंड है। तो पत्रकार उतना ही लिखेंगे जितना कि ये लोग बोलेंगे, मतलब कि जितना गवर्नमेंट के विरोध करने पे क्या हो जाएगा, आपको दंडित कर दिया जाएगा। तो ये एक व्यक्ति हैं क्या कहते हैं लुकाशेंको के, ये अपोनेंट है। लुकाशेंको के अपोनेंट का मतलब है वो जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं उनके विरोधी हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, पोटाशेविक जो है ये विरोधी हैं किसके, प्रेसिडेंट के, लुकाशेंको के। अब जब ये विरोधी हो गए तो कहीं ना कहीं क्या ये जर्नलिज्म कर पाएंगे, वहाँ पे पत्रकार हैं और ये विरोधी भी हैं, तो पत्रकारिता तो इनकी चल नहीं पाएगी। तो इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया और इनको बैन कर दिया गया कि आप अपने जर्नलिज्म को नहीं चला पाएंगे। तो इन्होंने, आपके मन में आ रहा होगा कि जब क्या कहते हैं ये पत्रकारिता कर ही नहीं पा रहे थे तो विरोध कैसे कर रहे होंगे। तो इन्होंने ना टेलीग्राम पे एक प्लेटफॉर्म अपना रजिस्टर किया है, उसका नाम है नेक्स्टा, और ये सारी खबर जो है नेक्स्टा के माध्यम से ही चलाते हैं। ठीक है, न्यूज़ एजेंसी नहीं चला पाए तो ये फिर नेक्स्टा टेलीग्राम के माध्यम से वो क्या कहते हैं एजेंसी चलाते हैं। इसकी वजह से इनका खूब विरोध किया गया, इतना ज़्यादा इनका विरोध किया गया कि प्रेसिडेंट ने इतना विरोध किया कि इनको वहाँ से भागना पड़ा। और ये बगल में ही एक कंट्री है लिथुआनिया, वहाँ पे जाकर के रहने लगे। ठीक है, तो ये पत्रकार जी विरोध किए और ये फिर लिथुआनिया में रहने लगे। एक दूसरे फेस को समझिए, ये एक तरह से पत्रकार की ही मान लीजिए सिबलिंग क्या कह सकते हो, डॉटर मान लो, कि एक व्यक्ति जिनको दंडित किया गया था, जिनकी हत्या करवा दी गई थी, जो मर गए थे किसके विरोध में, प्रेसिडेंट के विरोध में, उन्हीं की ये पुत्री हैं, डॉटर हैं। और ये भी जो है वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि ये एकमात्र महिला थी जो लुकाशेंको के विरोध में इलेक्शन में खड़ी हुई थी। हालांकि सब लोग ऐसा समझ रहे थे कि ये जो स्वेतलाना है ये जीत जाएंगी इलेक्शन में, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 80% वोट किसको मिल जाते हैं, क्या कहते हैं लुकाशेंको को मिल जाते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में, और ये हार जाती हैं। हार जाने की वजह से फिर इनका भी बहुत विरोध होता है और इनको भी देश छोड़ के जाना पड़ता है, और ये भी जाकर के कहाँ पे चली जाती हैं, लिथुआनिया में, बगल में जो कंट्री है वहीं पर चली जाती हैं। तो अब लिथुआनिया में 2 लोग हो गए हैं, एक तो स्वेतलाना हो गई हैं और एक ये महाशय हो गए हैं रोमन प्रोटासेविच। तो अब ये दोनों लोग लिथुआनिया से विरोध कर रहे हैं किसका, बेलारूस के राष्ट्रपति का। तो अभी हाल में हुआ क्या, ये रयाना एयरलाइंस है जिसको बेलारूस के राष्ट्रपति ने उतारा हुआ है। ये जो व्यक्ति हैं देख रहे हैं, वही पत्रकार साहब हैं लिथुआनिया के, ये इजिप्ट गए हुए थे एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और उस सम्मेलन में भाग लेकर के रयान एयरलाइन से ये वापस आ रहे थे। तो अब जरा सा यहाँ से देखिए, यहाँ इजिप्ट से लेकर के इनको एक्चुअली आना कहाँ था, लिथुआनिया आना था। लेकिन लिथुआनिया जब आना था तो ये फ्लाइट जो थी वो किससे होकर के गुजर रही थी, बेलारूस से होकर गुजर रही थी। और जब बेलारूस से होकर गुजर रही थी और ये खबर वहाँ के बेलारूस के प्रेसिडेंट को मिलती है कि वो जो पत्रकार है वो भी इसमें शामिल हो सकता है, मतलब उसमें फ्लाइट में हो सकते हैं, तो
रास्ते में ही रेयान एयरलाइंस को मिग 29 समझ रहे हैं, जो अपने यहाँ भी है, मिग 29 रशिया द्वारा दिया गया है। रशिया और बेलारूस के प्रेसिडेंट का लगभग एक नेचर सब मैच करता है, मतलब दोनों में पड़ती अच्छी है। तो मिग 29 जो है वो इस जो रेयान एयरलाइंस है इसको सामने से घेर लेता है और कहता है कि आपके फ्लाइट में बम है, जिसकी वजह से हम इसकी चेकिंग करेंगे, आप इसे बेलारूस पे उतारिए। बेलारूस के जो मिन्स्क नाम का वो है पोर्ट, वो है क्या कहते हैं, जहाँ बोल सकते हैं कि हवाई अड्डा है, वहाँ पे आपको उतारना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये जो पत्रकार साहब थे ये विरोध भी करने लगे कि मत उतारिए, ये हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन जो पायलट था वो क्या कहते हैं कुछ कर नहीं सका और उसे मिन्स में प्लेन को उतारना पड़ा। और जब प्लेन उतरी तो यहाँ पे सारे लोग आकर के चेक करते हैं पूरे प्लेन को, बेलारूस के जितने भी ऑफिशियल्स थे, और बाद में पत्रकार साहब को इनको उतार लिया जाता है। ठीक है, इनको और इनकी वाइफ जो इनके साथ थी, वाइफ और गर्लफ्रेंड समथिंग लेडी इनके साथ थी, उनको उतार लिया जाता है। अब जब उनको ज़बरदस्ती उतार लिया जाता है, फिर एयरलाइन से बोलते हैं कि बम नहीं है, आप अपनी एयरलाइंस लेके जा सकते हैं। तो एक व्यक्ति को उतार लिया गया। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ की न्यूज़ एजेंसी जो है बेलारूस की अंडर कंट्रोल्ड है, तो वहाँ पे ये खबर भी नहीं हुई कि इस आदमी को उतार लिया गया है। ठीक है, अब इसकी जानकारी नेक्स्टा नाम का टेलीग्राम चैनल जो है उनके लोगों ने पब्लिश किया कि हमारे जो सर हैं उनको बेलारूस की गवर्नमेंट ने प्लेन से उतार लिया। तो अब जाकर के ये टॉक ऑफ द टाउन न्यूज़ बनी। तो जब ये क्या कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन बनी, तो लिथुआनिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जहां वो जहाज जा रही थी, जहां वर्तमान में पत्रकार साहब रह भी रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से टेरर का काम है, ये गलत काम है, ये जो बेलारूस ने किया है ये बेहतर नहीं है। और फिर फॉरेन मिनिस्टर जो है बेलारूस क्या कहते हैं वहीं के लिथुआनिया के, उन्होंने भी कहा कि जो बेलारूस है वो अनसेफ है, सारी की सारी कंपनियों के लिए कोई भी एयरप्लेन वहां पे उतरे ये अच्छा नहीं है, इसलिए बेलारूस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है, तो लिथुआनिया के दोनों अधिकारियों ने ऐसा कहा। यूनाइटेड स्टेट्स भी पीछे क्यों रहता, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बेलारूस और अगर राष्ट्रपति पुतिन की बनती है, मतलब कि रूस की बनती है, तो रूस तो किसका ओपोनेंट है, यूएसए तो हमेशा रूस के अगेंस्ट रहता है। तो रूस ने भी बयानबाजी कर दी और उन्होंने कहा कि जो ये काम हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। इस तरीके से उन्होंने बेलारूस पे फ्लाइट का आवागमन भी प्रतिबंधित करने की मांग की और यूएस ने कहा कि हम साथ में खड़े हुए हैं, ये गलत हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी बात आपको लिए मैप भी यहाँ पे है, देखिए ये लिथुआनिया है, ठीक है, जहाँ जा रही थी ट्रेन, और ये जो है बेलारूस है। तो बेलारूस से ही होकर के लिथुआनिया जाना था और यहीं पर मिन्स्क नाम की जगह पे रोक लिया गया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है 27 देशों के समूह ने, यूरोपीय संघ ने अपनी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि बेलारूस के ऊपर से उड़ान ना भरें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है ये पूरी कहानी। अब आइए क्वेश्चन पे चले आते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि किस देश के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में रेयान एयरलाइंस के विमान को जबरन उतारे जाने, तो किसने उतरवाया है? बेलारूस ने उतरवाया है। ठीक है, तो बेलारूस के राष्ट्रपति पर इस बात की निंदा हो रही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो बता दीजिए भाई। तो इस तरीके से अगला प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आरबीआई ने सरकार को अधिशेष की कितनी राशि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? अधिशेष का मतलब सरप्लस, सरप्लस का मतलब जो आपकी आवश्यकता से ज्यादा हो। ठीक है, अब आरबीआई ने सरकार को दी हुई है पैसे, कितने पैसे दिए हुए हैं? ठीक है, इस बात का प्रश्न है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आरबीआई सरकार को पैसा दे सकती है तो कैसे दे सकती है, क्या प्रोसीजर है, आइए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। इतना आप जान के रखिए कि हाल ही में आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हुए हैं कोविड-19 के। लो तुम क्या कहते हैं अपना मजा करो, मतलब कि कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल करो। ठीक है, अब इस पे बड़े डिबेट्स हैं, जैसे कि पहले भी कहानी हुई थी। अगर इस कहानी को आप ठीक से देखिए तो समझेंगे। ये कहानी है 2018 की, 6 नवंबर 2018 की, जब सरकार ने कहा था कि मुझे आरबीआई से 3.6 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और उस समय के जो हमारे वो थे आरबीआई के गवर्नर थे, वो थे उर्जित पटेल जी। तो जब क्या कहते हैं 3.6 लाख करोड़ रुपए सरकार ने मांग लिया आरबीआई से, तो उर्जित पटेल ने इसे देने से मना कर दिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने मना कर दिया, क्योंकि
अधिशेष की राशि अगर पूरी की पूरी सरकार को दे दी जाएगी तो आरबीआई भी क्या कहते हैं कठिन स्थिति में क्या करेगी। तो इसके लिए उर्जित पटेल का मानना था या बहुत सारे देशों का ऐसा मानना है कि सरप्लस पूरी तरह से सरकार को नहीं देना चाहिए। तो दबाव में आकर के उर्जित पटेल को क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। और जब उर्जित पटेल 10 दिसंबर को रिजाइन कर देते हैं तो उनकी जगह पे शक्तिकांत दास को लाया जाता है। और शक्तिकांत दास जी वर्तमान में जो हमारे आरबीआई के गवर्नर भी हैं, उन्होंने वो सब काम किया जो सरकार चाहती थी। तो सरकार उस समय भी 2018 में भी 1,75,987 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे शक्तिकांत दास जी ने। और अभी 2021 में 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अच्छा, ये ट्रांसफर करने के पीछे शक्तिकांत दास जी का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनी थी, जो उस कमेटी का नाम है विमल जलान कमेटी। विमल जलान कमेटी ने कहा था कि आरबीआई को अपने पास कुल सरप्लस का 5.5 से लेकर के 6.5% तक रखना चाहिए और इससे ऊपर की राशि अगर जरूरत पड़े तो सरकार को दे सकती है। तो विमल जलान कमेटी ने क्या कहा था कि जैसे 100 रुपए हैं तो आप 5.5 से 6.5 इतना पैसा रख लीजिए, बाकी पैसा आप सरकार को दे सकते हैं। तो शक्तिकांत दास जी चूंकि उन्हीं के कठपुतली हैं तो उन्होंने कहा कि हम आप पे और क्या कहते हैं अच्छा निर्णय लेंगे, हमको 6.5 नहीं चाहिए, हम 5.5 ही रख करके बाकी पैसा आपको दे देंगे। तो उस समय भी दिया था और इस बार भी 99,122 करोड़ दिया हुआ था। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब सबसे अधिक दिया था, तो 2018 में आप देख लीजिए। 21 में कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो 99,122 करोड़ रुपए दिया हुआ है। अब अगर आरबीआई के बारे में अगर आप जानते होंगे, भाई ये केंद्रीय बैंक है, ठीक है, अब इसके बारे में अगर देखिए तो कितने करोड़ इसने दे दिए हैं, 99,122 करोड़। आरबीआई का मेन काम जो है यह बैंकों की बैंक कहलाती है। तो आरबीआई बैंकों का, अब देखिए इस पे हम फैक्ट पे नहीं चल रहे हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी है ना, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये तो आप कहीं पर भी देख करके पढ़ लेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इतना पैसा दे दिया। रिजर्व बैंक का बेसिकली काम क्या है, तो रिजर्व बैंक का काम बेसिकली ये है कि वह बैंक की बैंकर्स के रूप में काम करती है, बैंकों को कर्ज देती है और बैंकों के पैसे को सुरक्षित रख करके उस पर ब्याज भी देती है, ठीक है। और ये बैंकों से लिए हुए पैसे को दूसरे को लोन दे करके कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमाती है, ठीक है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र सरकारी संस्थान जो हमेशा प्रॉफिट में रहता है और वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इतनी बातें आपने समझ ली होगी आरबीआई के बारे में। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने कितना पैसा दिया हुआ है, तो हाल ही में आरबीआई ने कितना पैसा दिया हुआ है, वो 99,122 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा कब दिया था, 2018-19 में, ठीक है, 1,75,000 समथिंग करोड़। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए हमारे यहाँ चीता गायब हो गए थे। चीता, आप एकदम उसे शेर और बाघ से मत समझ लीजिएगा, शेर बाघ चीता तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो चीता हमारे यहाँ 1947 के बाद नहीं देखा गया, मतलब कि एक्सटिंक्ट हो गया उसको। तो 52 में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि चीता जो है वो भारत में नहीं है। तो चीता भारत में नहीं है और हम चीता को अब दोबारा ला रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर जब नहीं है तो जाने देते हैं, ये डेंजरस प्राणी ही, तो क्यों इसको ले आ रहे हो, ठीक है। अब इसके पीछे एक रीजन है, आप सारे लोग समझते हैं। ये ट्राइंगल आपको याद आ रहा होगा, उसमें जैव विविधता जब हम लोग पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये ट्राइंगल है जिसे आप फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन में सबसे नीचे अगर आप देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब जो घास वास होती है ये सब, फिर इनको खाने वाले होते हैं, फिर इनको खाने वाले होते हैं, और सबसे ऊपर सभी, मतलब एक तरीके से ये बैलेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए इसे हम ग्रास ले लेते हैं, तो ग्रास को खाने वाला ग्रास ऊपर हो जाता है, ग्रास ऊपर को खाने वाला फिर यहाँ पे मेढक हो जाते हैं, और मेढक को खाने वाला फिर यहाँ चील बाज ये सब हो जाते हैं। तो अब उसी तरीके से ना, जैसे यहाँ पे अगर हम घास देख लें, फिर यहाँ पे हिरन देख लेना, तो आगे चलते हुए फिर बढ़ते हुए यहाँ पे बाघ आ जाएगा ऊपर। तो अभी ये जो ऊपर है क्लाइमेक्स पोजीशन पे हैं, जैसे हम चीता या बाघ, इन्हीं का चीता बाघ हम चील इनका एग्जांपल ले लें, अगर इनकी संख्या कम होती चली गई तो ये जो सेकंड और थर्ड के लोग हैं ना, ये बढ़ते चले जाएंगे। अब ये बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका फर्क किस पे पड़ेगा, मानव पे पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो मनुष्यों के लिए बेहतर है कि ये जो अपर क्लास के लोग हैं, मतलब कि जो फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, जिसे आप सर्वाहारी भी कहते हैं, जिसे आप बाघ चील चीता, ठीक है ना, इनके श्रेणी में लेते हैं, इनका होना बहुत आवश्यक है।
तो फूड चेन को संरक्षित करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं कि बाघ को भी संरक्षित किया जाता है, चीता नहीं है तो उनको भी लाया जा रहा है। आपके मन में होगा कि अच्छा चीता नहीं है सर तो जाने दो, बाघ ही को ज़्यादा बढ़ा लो। तो देखो अभी जैसे कोविड-19 हुआ, कोविड-19 हालांकि एनिमल्स में ज़्यादा नहीं है, लेकिन एशियाटिक लायन में कुछ एक आध दो खबरें आई हैं। अगर मान लीजिए किसी एक जेनेटिक एनिमल में कोई एक बीमारी फैलती है तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए कि एक की अनुपस्थिति में दूसरा काम को कर सके। तो हम लोग पुनः जो है वो चीता को इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि ले आ रहे हैं, री इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो कहाँ ले आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन बनता है। तो कब इसे एक्सटिंक्ट कर दिया था? 1952 में। हालांकि छत्तीसगढ़ में 1947 में अंतिम बार इसे देखा गया था, लेकिन फाइनली एक्सटिंक्ट कब किया गया? 1952 में। अब इसे दोबारा हम लोग ले आ रहे हैं। ये आप चेहरा देख ही रहे होंगे, ठीक है, ये डेंजरस सा जानवर दिख रहा है आपको। अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत ही अच्छी खबर, मतलब इंटरेस्टिंग बात पता चली। आप ये देख रहे हैं ना, इसके आँख के बगल में काले कलर की धारी होती है ना, तो अक्सर होती है सब में। इनके बॉडी पे भी देख रहे होंगे बहुत सारे छींटे हैं। तो ये इन्हें ना क्या करने में मदद करते हैं? इन्हें छिपने में मदद करते हैं। और ये फास्टेस्ट एनिमल है, बहुत तेजी से। इनका जो ढांचा है, ये लंबे पैर और यहाँ का जो इनका ढांचा होता है, ये इनको बहुत मदद करता है तेजी से दौड़ने में। और इनके जो आँख के नीचे ये काले रंग की धारियाँ होती हैं, ये इसलिए हैं ताकि सूर्य की रोशनी जो है वो इनको इनके एम से, मतलब दौड़ते समय या तेजी से शिकार करते समय इनको डाइवर्ट ना करें, एब्जॉर्प्शन हो जाए सूर्य की रोशनी का। ठीक है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अभी पढ़ते समय मुझे भी पता लगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये इनकी पूरी बनावट है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं, उसके बाद आप देख लीजिए ईरान में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वैसे आप जितने भी पॉइंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अभी भारत में तो है नहीं, अब हम लोग ले आ रहे हैं। कहाँ से ले आ रहे हैं? साउथ अफ्रीका से ले आ रहे हैं। तो ले आकर के रखोगे कहाँ, ये भी प्रश्न बनेगा। तो मध्य प्रदेश में रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे एक क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग रखेंगे। ये कुछ आपके नॉलेज के लिए दे रखा है, चीता, लेपर्ड, जगुआर। ठीक है, ये सब हायर कैटेगरी में है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसे रख कहाँ रहे हैं? हम लोग इसे मध्य प्रदेश में रख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में किस क्या कहते हैं जगह पे रख रहे हैं? तो कूनो पालपुर सेंचुरी में रख रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क है। ठीक है, कूनो वन्य जीव अभयारण्य जो है, कूनो सेंचुरी जो है, वहां पे रखेंगे। तो कूनो नाम का वो याद रखिएगा, और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि किस राष्ट्रीय उद्यान में ना, तो आपको आंसर मिल गया होगा, डी, कूनो। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस तकनीकी दिग्गज ने हाल ही में जून 2022 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करने का निर्णय लिया है? यहां से मुझे एक बात याद आती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसका प्रयोग नहीं होगा उसे समाप्त होना पड़ जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट अभी आप अपने साथ ना क्या कहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया करती थी। आप सब में हुआ करता था, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते थे। आप तो मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब यूज़ करते थे। तो जब इनका यूज़ एकदम से बंद हो गया तो माइक्रोसॉफ्ट को भी लगा कि भाई क्यों इसको रखना, इसे बंद ही कर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि एक वेब सर्च इंजन है, उसको बंद करने का निर्णय ले लिया है। अब ऐसा निर्णय क्यों लिया, मैंने आपको बताया। जून 15 जून 2022 तक इसको बंद कर दिया जाएगा, को ही बंद कर दिया जाएगा, तक नहीं है। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या माइक्रोसॉफ्ट कुछ लॉन्च ही नहीं करेगी? तो माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगी जो कहती है कि एक्सप्लोरर से बेहतर है, तो ये चलेगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किसे बंद किया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया, और किसे चालू किया उसकी जगह पे? माइक्रोसॉफ्ट एज नाम के एप्लीकेशन को चालू किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो आंसर है हर्षवर्धन जी ने किया था। ठीक है, ये हमारे मंत्री हैं। यहाँ पे देखिए, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन, चेयर 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो याद रखिएगा इनका नाम, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
आपके लिए, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने किस बिजली संयंत्र में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्मल, थर्मल से क्या होता था, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करते थे लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, तो और पोल्यूशन कम करना है हमें। ठीक है, पोल्यूशन कम करके क्लीन एयर प्रोग्राम को ठीक करना है, तो इसीलिए पावर मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री जो है उसने कहा है कि थर्मल पावर की जगह पे हम लोग क्या करना उचित समझेंगे, क्या कहते हैं, मास के उपयोग पर जोर देंगे। हम किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, जिसका लक्ष्य है 20 से 30% तक कार्बन एमिशन को कम करना, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये उसी के बारे में है कि हमें 30% तक कम करना है 2024 तक। उसी का एक्सप्लेनेशन है। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है। मिशन थर्मल पावर उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करेगा। अब बायोमास का जो फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं कई चीज़ों से होता है, जिसमें अनाज भी एक है, जिसमें ग्रेन्स के माध्यम से भी होता है। तो इस तरीके से पहली बात तो पोल्यूशन को कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बनाएगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसने किया है, तो पावर मिनिस्ट्री ने किया है, और किसकी जगह पे, तो थर्मल पावर। थर्मल ज़्यादा क्या करता था, वो कार्बन एमिशन करता था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। भारत ने जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को हवाई मार्ग से निर्यात की है? ठीक है भाई, शेयर वेयर कर दिया करो लोगों तक। हम लोग मेहनत करके आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, फिर उसका पीडीएफ बनाते हैं, फिर उसको आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, और ज़रूर अपने व्यूज़ दे दिया करिए। अगर आपको कुछ लगे कि और अच्छा हो सकता है सर, ऐसा कर दीजिए, ये कर दीजिए, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। आपका स्वागत है आपके विचारों का। ठीक है, चलिए, तो कहा गया है कि अभी थोड़े दिन पहले मतलब 1-2 दिन पहले की ही बात है, हम लोगों ने पढ़ा था लीची के बारे में, चीकू के बारे में, लीची के बारे में नहीं, चीकू के बारे में, जब हमने कहा था कि उसे यूके भेजा गया है पहला खेप। ठीक है, तो उसी तरीके से शाही लीची कहाँ की है, बिहार की है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। तो बिहार की शाही लीची को कहाँ भेजा जा रहा है, यूके भेजा जा रहा है। ठीक है, तो कोविड-19 से चीज़ों व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं और हम लोग यूके में ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो जीआई टैग, जहाँ के, अब देखो जीआई टैग का महत्व क्या है। जीआई टैग एक तरह से रिकॉग्निशन है। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे प्रतापगढ़ जाएंगे तो आंवला बहुत फेमस है, आप आगे चले जाते हैं इलाहाबाद है तो वहाँ का अमरूद बहुत फेमस है। ठीक है ना, मथुरा तो पेड़ा वहाँ का फेमस। तो ऐसे कहीं ना कहीं का एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ होती है, तो उसको अगर जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है बाहर। तो इस तरीके से जैसे शाही लीची, किसी को लीची खाना होगा तो कहीं ना कहीं वो कहाँ से, बिहार से इंपोर्ट करना चाहेगा। तो उसी तरीके से यूके हमने इंपोर्ट किया है किसको, शाही लीची को। देखो लीची का फोटो भी दे दिए, आप लोग का मन करेगा तो खा लीजिएगा। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है वो जीआई सर्टिफाइड शाही लीची कहाँ से, बिहार से यूके भेजी गई है। तो कहाँ भेजी गई, यूके। कहाँ से भेजी गई है, बिहार से। और कहाँ के लीची को शाही टैग प्राप्त है, तो वो बिहार के हैं। ये कुछ आप ध्यान रखिएगा। ये लोगो है जिसका कहते हैं, टैग लाइन ये है, अमूल्य भारत की अमूल्य निधि। और इस तरह से आप देख लो, यहाँ पे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, उत्तर प्रदेश में उसके बाद, उड़ीसा में उसके बाद। ठीक है, और बिहार में, जहाँ यहाँ दिया नहीं है, बिहार में 4 जीआई टैग दिए गए हैं। पान है, चावल है, लीची है। ठीक है, ऐसे एक और चीज़ है। तो इस तरीके से 4 चीज़ें बिहार में हैं। तो मुझे लगता है जीआई टैग की कहानी आप समझ गए होंगे। हाल ही में कहाँ से भेजा गया है, बिहार से, और कहाँ भेजा गया है, यूके। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को तुरंत लागू करने के लिए क्या किया है, सिग्नेचर किया है? ठीक है, सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर किया है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, उत्तर जो है वो तेलंगाना है, लेकिन इसको पूरी तरह से समझने के लिए हम आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। चलिए, न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को तुरंत लागू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ, किसके साथ, तेलंगाना सरकार के साथ समझौता किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तेलंगाना सरकार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए। जैव विविधता कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, 22 मई। ठीक है, तो इसे कब से शुरू किया गया था, आप ध्यान रख लीजिए। इसे आप लिख भी लीजिए, कहीं से याद भी कर लीजिए अगर आपको लगता है। तो आंसर है आपका 2012, और उत्तर भी यहाँ पे कर देंगे सी, 2012। ठीक है,
तो धन्यवाद आप सभी को लेक्चर देखने के लिए। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपके लिए फ़ायदेमंद कितना रहा, आगे चल के जब एग्जाम्स आप दोगे तो निश्चित ही बहुत फ़ायदा होगा। 30 मिनट का बात होता है, रेगुलर रोज देख लिया करिए, रोज शाम को 8 बजे, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका मर्जी करे तो और भी सोर्स आप पढ़ सकते हैं, बट 30 मिनट्स की ये क्लासेस आप ना भूला करिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। टेक केयर एंड कीप स्टडी।